नमस्ते वैभव जी, कैसे नमस्ते हैं? सर। बढ़िया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। आपका बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। क्या चल रहा है पाकिस्तान में अभी? इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। शरीफ नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, नवाज शरीफ के भाई। तो पूरा गेम समझाइए कि कहाँ से ये जो इमरान खान की और आर्मी की जो मनमुटाव है वो शुरू हुआ। देखिए, इमरान खान प्रधानमंत्री नहीं रहे ये एक चीज़ है, और इमरान खान प्रधानमंत्री थे कब ये दूसरी चीज़ है। प्रधानमंत्री होने का जो गुमान था उनको कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं डिसीजंस लूँगा, मैं डिसाइड करूँगा कौन आईएसआई चीफ बनेगा, मैं जब चाहूँगा तो मैं आर्मी चीफ को निकाल दूंगा, मैं जब चाहूँगा मैं आईएसआई चीफ को निकाल दूंगा, मैं जब चाहूँगा जिसको चाहूँगा वो आईएसआई चीफ बनेगा। यही सारी वो गलतियां हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको निकालने के लिए। पाकिस्तान में आप प्रधानमंत्री हैं, अच्छी बात है, तब तक जब तक आप खुद को प्रधानमंत्री माने ना। आप जब प्रधानमंत्री की जो पावर्स है उनको आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं ना, तो आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। नवाज शरीफ की भी यही गलती थी। उनको ये गलत फहमी हो गई कि मैं प्रधानमंत्री हूं और मैं डिसीजंस लूंगा। सो मोदी ने उनको स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया, शपथ ग्रहण समारोह में 2014 में। उन्होंने आर्मी से नहीं पूछा, चले आए कि भाई मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं डिसीजन लूंगा, आर्मी कौन होती है, मुझे उनसे मैं क्यों पूछूं। फिर उसके बाद जब मोदी साहब लाहौर गए तो भी उन्होंने आर्मी से नहीं पूछा, उनसे कंसल्टेशन नहीं की, उर्दू में इसको कहते हैं मुशावरत, उन्होंने नहीं करी। मोदी साहब से खुद बात करी और कहा आप आइए, हम आपका इस्तकबाल करते हैं, और वो लाहौर पहुंच गए। जब आर्मी को मालूम चला तो आर्मी को लगा अच्छा। तो उस दिन से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी कि आपने एक गलती की, दूसरी की, फिर तीसरे का मौका नहीं मिलता। सेम चीज़ इमरान खान साहब के साथ हुई है। उन्होंने पहली गलती ये करी कि उन्होंने जब लास्ट ईयर अक्टूबर में जब नए आईएसआई चीफ की तैनाती होने लग गई तो इन्होंने ऑब्जेक्शन किया। इन्होंने कहा कि नहीं, फैज़ हमीद को रहने दो, जो इससे पहले जो आईएसआई चीफ था, बिकॉज उनका सबसे बड़ा रोल था इनको पावर में लाने के लिए। जितनी भी इलेक्शन रिगिंग थी, जितना भी मैनिपुलेशन था, जितना भी मीडिया मैनेजमेंट था, जितना भी जुडिशरी को मैनेज किया गया अपोजिशन को दबाने के लिए और इनको उठाने के लिए, वो सब का सब फैज़ हमीद ने ही इनके लिए किया था। तो ये नहीं चाहते थे कि वो हटें, तो इन्होंने बहुत रेजिस्ट किया, उसको इतना डिले किया। जैसे अभी इन्होंने लास्ट में अपना बचाने का अपने आप को पूरा कोशिश किया। हाँ, तो जितना डिले इन्होंने अभी किया, इससे लगभग इतना ही डिले उन्होंने तब भी किया था। तो अब नदीम अंजुम जो उस समय कराची के कोर कमांडर थे, वो नए आईएसआई चीफ बन रहे थे, तो वो आकर के बेचारे इस्लामाबाद बैठे हुए थे 15 दिन से, और ये साहब जो है ये उनका अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं कर रहे थे। कहते हैं कि मैं 5 लोगों के नाम भेजेगी आर्मी, डिफेंस मिनिस्ट्री, और मैं उन 5 लोगों का इंटरव्यू करूंगा और उन 5 लेफ्टिनेंट जनरल का इंटरव्यू करने के बाद मुझे जो सही लगेगा मैं उसको अपॉइंट करूंगा। तो एक शटअप कॉल आई उधर से, जीएचक्यू रावलपिंडी से, आर्मी चीफ की, और उन्होंने नदीम अंजुम को लास्ट में बोला कि आप एक काम करो, आप आईएसआई की बिल्डिंग में जाओ, आप पारा एक जगह है रावलपिंडी के पास में, इस्लामाबाद के पास, तो उनको कहा कि आप वहाँ जाओ, आप वहाँ जा करके चार्ज रिज्यूम कर लो, नोटिफिकेशन मैं देखता हूँ कैसे नहीं आता इनकी ऑफिस से। उन्होंने जा करके, अभी प्राइम मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन नहीं इशू किया था, उन्होंने चार्ज संभाल लिया। तो बेसिकली इमरान खान को उनकी औकात दिखाई कि एक पीस ऑफ पेपर जो है ना, वो आपके साइन का, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन डिसीजन लेती है, और जो लेती है वही फाइनल होता है। सो वो दूसरी गलती थी इनकी, और वो अक्टूबर की गलती थी इनकी। और दिसंबर में नदीम अंजुम की आईएसआई चीफ की मीटिंग्स हुई जनरल बाजवा के साथ और जरदारी और बाकी अपोजिशन लीडर्स के साथ, और उन्होंने कहा कि अब इनको तीसरी गलती करने का मौका नहीं देना। और फिर उसके बाद मार्च आते आते नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और अप्रैल में सरकार चली गई। सो जो लाने वाले थे वही भेजने वाले हैं। सो आई मीन, द आर्मी गिवथ एंड द आर्मी टेक्स द वे। मतलब जो जान देता है वही तो जान लेता है ना। सो वही पूरी कहानी है इनकी। तो ये नवाज शरीफ का जो हुआ, तो ये इनको क्यों चुना गया था? इमरान खान को ही आर्मी ने क्यों जीरो इन किया कि इसको बनाना चाहिए? और कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास, और कोई ऑप्शन उनके पास था नहीं। पीपल्स पार्टी को वो ट्राई कर चुके थे,
नवाज शरीफ को वो ट्राई कर चुके थे। तो जो तीसरा फोर्स जो सो कॉल्ड फोर्स थी वो पीटीआई ही थी, इमरान खान की ही पार्टी थी। तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था कि यार मतलब अब चलो ठीक है, एक रिटायर्ड फौजी हैं पाकिस्तान आर्मी के, वो इंडिया आए हुए थे, तो उनसे बात हो रही थी। तो काफ़ी सीनियर ऑफिसर हैं और जनरल की रैंक से रिटायर हुए थे। सो उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा यार देखो, ईमानदार आदमी है और कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, कोई इलीगल एसेट्स नहीं है उसकी, तो ठीक है यार मतलब ट्राई करते हैं, क्या होगा, फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा तो अपने पास ऑप्शन ए और बी तो पुराने वाले पड़े ही है ना, फिर उनको ट्राई करेंगे। ठीक है। सो पाकिस्तान आर्मी ने सोचा था कि ये शायद कुछ डिलीवर करे, बट वो नहीं कर सकते थे उसको, मतलब इमरान खान की कैपेसिटी नहीं है। वो 8:30 बजे के बाद वो कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आज तक रुका ही नहीं है। वो 8:30 बजे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उड़ता था, बनीगाला अपने घर रहता था, वो प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में भी नहीं रहता था। अच्छा। हाँ, उसका घर है बनीगाला में, इस्लामाबाद में। मरगला हिल्स एक एरिया है, मतलब पहाड़ों का एरिया है। इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत शहर है वो, मतलब चारों तरफ से पहाड़ है और उनके बीच में वो बसा हुआ शहर है। तो मरगला हिल्स के ऊपर उनका एक मकान है, कुछ मेरे ख्याल से 15-20 एकड़ में। अच्छा। हाँ, तो उसमें वो रहते हैं। तो वो हेलीकॉप्टर से रोज सुबह जाते थे ऑफिस और फिर शाम को उसी हेलीकॉप्टर से वापस बनीगाला। तो बहुत कैजुअल चीज़ों को लेना। फिर इकोनॉमी का जो हाल किया है, पहले 1 साल तक नेगोशिएशन करते रह गए, IMF के साथ डील फाइनल नहीं करी, उसकी वजह से ऑलमोस्ट 1/3 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे उन्हें पैसा लेना पड़ा। फिर कंडीशंस और हार्ड हो गई उनके लिए, पाकिस्तान के लिए एज अ कंट्री। फिर असद उमर जो उस समय उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको हटाया। लगभग 3-4 फाइनेंस मिनिस्टर हटे उनके 3.5 साल की सरकार में। और वर्ल्ड बैंक के साथ नेगोशिएशंस हमेशा डिले करी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जब से ये प्राइम मिनिस्टर बने तब से बंद है। अच्छा। बंद है, लिटरली बंद है। तो ये एक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन चाइनीज के अंदर भी थी कि यार हाउ टू डील विद दिस मैन, बिकॉज 3.5 साल से ये इस पूरे सीपेक को इसने मतलब बिल्कुल हॉल्ट पे डाला हुआ है। इतने ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, बिकॉज इनको ये था कि यार जब शरीफों की गवर्नमेंट थी तब तो इतने बिलियंस का कमीशन खाया इन्होंने, ठीक है, और सारी डील्स फाइनल कर चुके हैं, तो अब हमें भी कुछ दो, हमें भी कुछ दो, तब तो हम आगे बढ़ेंगे। शरीफों को दिया है तो और हमको भी दो। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इनके साथ, जिससे चाइना बहुत नाराज था। और चाइना को एक्सपीरियंस था शरीफों के साथ डील करने का, बिकॉज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्चुअली एग्जीक्यूट, उसकी प्लानिंग और उसकी जो पूरा जो उसका जो खाका बना, वो भले ही उसकी नींव जरदारी ने डाली हुई एज अ प्रेसिडेंट अपने रूल में, बट उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट पूरा का पूरा शरीफ फैमिली ने किया अपने 5 साल की गवर्नमेंट में, 2013 से 2018 के बीच में। तो चाइनीज को ये पता था कि यार वी कैन डील विद दीज पीपल एंड वी कांट डील विद दिस मैन। तो चाइना ने भी एक आर्मी को अपनी फ्रस्ट्रेशन बताई थी कि जस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन एंड वी वांट द शरीफ्स बैक। तो ये जो अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं ना कि अमेरिका ने सरकार गिराई है, एक्चुअली सरकार इनकी चाइना ने गिराई है, अमेरिका ने नहीं गिराई। बट इमरान खान की हिम्मत नहीं है चाइना का नाम लेने की। वो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आर्मी कभी टॉलरेट नहीं करेगी, और अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी बिकती है जब पाकिस्तान में, चाइनीज कॉन्स्पिरेसी नहीं बिकेगी। बिकॉज वहाँ पे लोगों को पिछले 50 साल से ये पढ़ाया गया है कि चाइना जो है वो उससे हमारी दोस्ती जो है वो शहद से भी मीठी है, हिमालय से भी ऊंची है और समंदर से गहरी है। और ये मतलब बचपन से बच्चों को पढ़ाते हैं वो, अच्छा, पिछले 50 साल से। और 50 साल से ही वो उनको एंटी अमेरिकनिज्म फीड करके उनको रेडिकलाइज भी कर रहे हैं अपने पूरे सोसाइटी में, मुआशरे में, मदरसों में, स्कूलों में, ठीक है, गली मोहल्लों में, चौक चौराहों पे अमेरिकन को कि ये जालिम है, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, यहाँ पे बॉम्बिंग करते हैं, ये करते हैं। सो और जितनी तबाही हुई पाकिस्तान की वो सब अमेरिका की वजह से हुई है। जैसा लगता है नहीं कि उससे पहले वहाँ पे दूध और शहद की नदियाँ बह रही थी। सो ये चीज़ वो बिकेगी, तो इस वजह से इमरान खान बार बार एंटी अमेरिकनिज्म का वो कार्ड खेल रहे हैं। बट पर्सनली मैं आपको बताऊं, लोग अभी पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वो कह रहे हैं कि यार देखो कितने हज़ारों लोग निकल रहे हैं सड़कों पे, रावलपिंडी में, कराची में, इमरान खान के सपोर्ट में।
देखिए लोग भुट्टो के लिए भी निकले थे, भुट्टो से बड़ा नेता नहीं है इमरान खान। भुट्टो वॉज वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी पॉपुलर। भुट्टो को भी फांसी दे दी थी, कोई एक बच्चा भी निकला सड़क पे, एक बच्चा भी सड़क पे नहीं निकला था प्रोटेस्ट करने के लिए, और भुट्टो को फांसी दे दी थी फौज ने। तो अगर भुट्टो को फांसी दी जा सकती है, अल्ताफ हुसैन से बड़ा लीडर नहीं है कराची का वो, ठीक है, लेकिन अल्ताफ हुसैन को भी देश से निकाल दिया, ठीक है, अल्ताफ हुसैन को बैन कर दिया, किसी की हिम्मत नहीं हुई। नवाज शरीफ से बड़ा पंजाब में, शायद पंजाब में कोई लीडर उस नहीं समय, लेकिन पंजाब नवाज शरीफ को जेल में भी डाला, और फिर नवाज शरीफ को जिला वतन भी किया, फिर नवाज शरीफ को अभी फिर दोबारा जेल में डाला, फिर वहाँ से फिर मैं लंदन भेजा उसको। तो फौज जो करना चाहती है वो करती है। फौज के पास वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं मैनेजमेंट के, वो मीडिया मैनेज कर लेती है, वो सेंसरशिप अगर वो अपनी आई पे आ जाए तो वो ऐसा सेंसरशिप करेगी कि, और ऐसा बिल्कुल ही 180 डिग्री नैरेटिव चेंज कर देगी ओवरनाइट, जो कि किसी को समझ में भी नहीं आएगा वहाँ पे। तो फौज के पास वो कैपेबिलिटी है वहाँ पे। ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ रुपए का बजट है उनका सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का। 8,000 करोड़ 8,000 करोड़ का बजट है पाकिस्तानी रुपीज में, इंडियन करेंसी में ऑलमोस्ट 4,000 करोड़, जो कि बहुत है फिर भी, ऑलमोस्ट $500 मिलियन का। कई BBC और CNN चल सकते हैं। तो आप सोचिए ये सिर्फ फौज का बजट है, ये पैसा सिर्फ फौज लेती है 5th जनरेशन वॉरफेयर के नाम पे, जो कि कुछ नहीं है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ही है। तो अब आप सोच लीजिए उनके पास, मतलब उनके पास पैसा है, वेल्थ है, कि वो पूरा नैरेटिव अपने हिसाब से वो मैनेज कर लेते हैं। आप देखिए ना इंडिया में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो नॉन इश्यूज़ हैं, वो अगर बनाने पे आ जाते हैं ISPR वाले उसको एक इशू, तो वो बना लेते हैं ना ग्लोबली। BBC भी बोलने लग जाती है, CNN भी बोलने लग जाता है, सारे अल जजीरा ये वो जितने भी हैं सारे के सारे अचानक से सारे ऑनलाइन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वो कैपेबिलिटी है उनके पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो इमरान खान को ये गलतफहमी हो सकती है कि वो बहुत बड़े ग्लोबल लीडर है, वो आलमी जो है कोई सियासतदान है, ऐसा है नहीं। और जिस वो लाइन पे, जिस डगर पे जा रहे हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट अपने लोगों को भड़का रहे हैं, आई मीन हिल बी हिस्ट्री वेरी सून। मतलब उनका करियर एज अ पॉलिटिशियन खत्म है। अच्छा, He's- कोई चांस नहीं है? देखिए इलेक्शन रिफॉर्म हो जाएंगे अगले 6-7 महीने में, ये इन्होंने गवर्नमेंट बनाई ही इलेक्शन रिफॉर्म के लिए। EVM बैन कर देंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट करने नहीं देंगे, ठीक है, जो इमरान खान का जो पूरा वो था गेम प्लान दोबारा सत्ता में आने का। वहाँ पे भी EVM चलता है क्या? EVM इस बार इंट्रोड्यूस होनी थी। ओके। वो इमरान खान का प्लान था कि EVM, बिकॉज कि हम EVM अपने हिसाब की ले आएंगे और उसको उसमें फजिंग करेंगे। अच्छा, ठीक है, तो रिगिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का प्लान था उनका, तो वो ऑपोजिशन अब नहीं होने देगी। सेकेंडली इनका ये प्लान था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जैसे हमारे NRIs होते हैं, उनको वोटिंग राइट्स दे दें। तो ओवरसीज पाकिस्तानी को ये है ना बड़ा फैसिनेशन है, इमरान खान को देखो कितना हैंडसम है, उनके लिए यही बहुत है वोट देने के लिए। बाहर तो कम से कम ही इज मोर प्रेजेंटेबल इन UK, US, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब शरीफ जो है वो उतने प्रेजेंटेबल नहीं है, वो ऐसी इंग्लिश नहीं बोलते, वो इतने अच्छे वक्ता नहीं है, तो उनको लिए तो वही चाहिए, तो वो भी ये डिमोलिश कर देंगे, उसको भी नहीं होने देंगे ये इलेक्शन रिफॉर्म्स में। तो इमरान खान का तो करियर इन्होंने वैसे ही ख़त्म कर दिया है। और ये जो लोग निकल रहे हैं सड़कों पे, ये सारे के सारे कब तक निकलेंगे? अभी रमज़ान चल रहा है, तो रात में ये होता है पाकिस्तान में, ये कल्चर है कि रमज़ान के महीने में लोग दिन में सोते हैं, अच्छा, और रात भर जागते हैं, क्योंकि दिन में फास्टिंग करनी होती है ना, तो काम करेंगे, कुछ मेहनत करेंगे तो भूख लगेगी तो दिन में सोते हैं वहाँ पे। मैं मतलब ऐसी कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, ये कल्चर है वहाँ का। और रात में जागते हैं, बिकॉज रात में फिर वहाँ पे रात भर मार्केट्स खुली रहती हैं, चाहे कराची हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे पिंडी हो, लाहौर हो। तो रात में वो घूमते हैं, घूम के कहीं निहारी खा रहे हैं, कहीं चाट खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, तो रात भर खाते हैं, दिन भर सोते हैं। तो इसलिए आप देखिए जितने जलसे हो रहे हैं इनके, या जितने भी प्रोटेस्ट सारे रात में हो रहे हैं, दिन में एक भी नहीं हो रहा आपको दिखा? क्लेवर पोजीशनिंग है फिर तो वही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में भी जो लोग हैं ना, जिनको ये गलतफहमी हो रही है कि यार ही इज वेरी पॉपुलर और ये स्वीप कर जाएगा, कुछ नहीं है ऐसा। आज गैलप का सर्वे आया है, 57 और 58% पाकिस्तानीज आर हैप्पी कि इमरान खान इज गॉन। आज का सर्वे है गैलप का। अब वो उसको अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी बोलेंगे
तो अब है तो कि कुछ फैक्ट्स है ना ये। लेकिन जो ऑनलाइन दिख रहा है, ये जो इमरान खान ने सोचा था कि जो आईएसपीआर जो करती है, प्रोपेगेंडा है, आईएसआई की आर्म है, वो इसके लिए कर रही थी जब 2018 से पहले इसको बिल्डअप करना था। लेकिन अब वहाँ से कुछ लोग निकल के वो थोड़ा रिवोल्ट करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन थोड़ा ऐसा चल रहा है। देखिए, एक टेलीफोन की मार हैं ये सारे। हाँ, एक टेलीफोन जाएगा और सारे आ जाएंगे कंट्रोल में। अच्छा। अभी फोन गया नहीं होगा। किस बात की देर है? मतलब एक टेलीफोन की देर है। मतलब अभी पाकिस्तान आर्मी को भी ये वो उनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है, चलो ठीक है यार, इनका अपना कुछ फ्रस्ट्रेशन है, निकल जाने तो ठीक है, एक बार फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा, देन विल डील विद इट। साइकोलॉजिकल भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना, कि अगर प्रेशर कुकर में प्रेशर बन गया है तो सीटी लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा प्रेशर रिलीज कर दो। अब आप सीटी बंद कर दोगे तो वो फट जाएगा ना। तो वो सीटी लगाए वो कि ठीक है आवाज़ कर रहे हैं, कर लेने दो, 1 सीटी 2 सीटी 3 सीटी, उसके बाद कर लेंगे। पिट्टे गुल। हाँ, फिर एक फ़ोन जाएगा और एक फ़ोन पे सारे कंट्रोल में आ जाएंगे। इनमें से देखिए, इनमें से कौन लोग हैं? ट्रोल्स हैं सोशल मीडिया के, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है, मतलब जिनका जर्नलिज्म बिना आईएसपीआर के चल ही नहीं सकता। उनका पूरा करियर ही इस बात पे बेस्ड है कि आईएसपीआर ने उनको इन्फॉर्मेशन फीड करी है और उन्होंने उसको इन्फॉर्मेशन को आगे बेच करके अपना करियर बनाया है। उन्होंने खुद कभी स्ट्रगल करके इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवाई, खुद कभी, क्योंकि देखिए जर्नलिज्म इन पाकिस्तान इज़ वेरी डिफिकल्ट। हर साल इतने जर्नलिस्ट मार दिए जाते हैं, इतने 150-200 जर्नलिस्ट हैं जिनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, जिंदा है, मर गए, उनके घर वालों को कुछ नहीं पता। तो बहुत सारे जर्नलिस्ट आज आप देखते हैं टेलीविजन पे, हामिद मीर को देख लीजिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट है, उसके बॉडी में 2 गोलियां पड़ी हुई हैं, आज भी बाहर नहीं निकली। ठीक है, तो मतीउल्लाह जान को भी लास्ट ईयर इन्होंने किया था। अबसार आलम जो कि इनके पेमरा के चेयरमैन थे, जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है मीडिया की, इज़ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, अबसार आलम को गोली मारी इन्होंने पिछले साल। तो आप सोचिए कि इनमें से, और ये जितने आप जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ये वो कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनका क्या है? ये इन्होंने चीटी नहीं मारी अपनी ज़िंदगी में कभी। ठीक है, और ऐसा लगता है कि बहुत से जो ये लोग हैं जो बात करते हैं इमरान खान के सपोर्ट में, वो बाहर के ज़्यादा लोग हैं, जो लंदन में रह रहे हैं, कोई यूएस में रह रहे हैं। क्या है ना, इन्होंने 3 कंपनीज हायर की हुई हैं। एक कंपनी है बेस्ड कनाडा में, एक कंपनी है बेस्ड सिंगापुर में, और एक कंपनी है बेस्ड इनकी साउथ अफ्रीका में। तो ये आईटी सेल टाइप का चला एग्जैक्टली। तो ये क्या करते हैं ना कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जाते हैं इन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए, तो इन्होंने उनको हायर किया हुआ है, ठीक है, इन कंपनीज़ ने। और इनका काम ये है कि आपको दिन भर में इतने 100 ट्वीट्स पे लाइक करना है, इतने 100 फेसबुक पोस्ट को शेयर करना है, इतने सारे ये करना है, रीट्वीट करने। अगर आप इतना करते हैं तो आपको महीने का हम समवेयर अराउंड $125-150 दे देंगे। तो अब आप मुझे ये बताइए, जो स्टूडेंट है उसका यार दिन में 1-1.5 घंटे का काम है, बैठ के खटाखट क्लिक ही तो करना है। 1-1.5 घंटे दिन का दूंगा, महीने का मेरे को $150 भी मिल जा रहा है एक्स्ट्रा, तो ठीक है, 1 घंटे का एक स्टूडेंट के लिए बहुत होता है। ये खर्चा तो निकल ही रहा है, 10-12 हज़ार रुपये, मतलब $150 पाकिस्तानी रुपीज़ में समवेयर अराउंड 20-25 हज़ार रुपये हो गए। तो अगर वो एक डेली 1 घंटे का इतना मिल रहा है, जो भी हो गई है, तो बहुत है। सिमिलरली तो इस तरह से उन्होंने एंगेज किया हुआ है इन कंट्रीज के अंदर, और वही ये सारा काम करते हैं। ये पूरा मैन्युफैक्चर्ड है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये आर्टिफिशियल है सारी चीज़ें। पाकिस्तान में अब आप देखिए, इमरान खान की ट्वीट्स पे 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख लाइक्स आते हैं और रिट्वीट्स आते हैं। यूज़र कितने हैं पाकिस्तान में? यूज़र कितने हैं? इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसके 77 और 78 मिलियन फॉलोअर्स हैं आई गेस ट्विटर पे, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो होने वाले टॉप 10 लीडर्स में आई गेस नंबर 7 पे हैं शायद। मतलब सारे सेलिब्रिटीज़, मतलब सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, सारे सेलिब्रिटीज़ में। वो भी कोई चीज़ अगर ट्वीट करते हैं तो अगर उनको 1.5 लाख, और इंडिया में बहुत यूज़र्स हैं, इंडियन एनआरआई कम्युनिटी बहुत बड़ी है, उनको 1.5 लाख 2 लाख लाइक्स आते हैं उनके ट्वीट पे, इमरान खान को कैसे आ रहे हैं? वो आर्टिफिशियल है ऑब्वियसली। तो अब आप देखिए, मैंने एक, हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं,
उनको मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्ड किया मैंने। फवाद चौधरी डब्बू जो वहाँ का INW इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, लॉ मिनिस्टर भी था वो, तो उसने एक ट्वीट किया। तो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है। अच्छा। तो उसने ट्वीट किया और ट्वीट करते ही वो मेरी वॉल पे आया, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करी। 7 मिनट के अंदर, ठीक है, वो वीडियो था, वीडियो पे व्यूज मेरे ख्याल से शायद 5,000 थे या 5,500 6,000 ऐसे कुछ थे, और उस पे लाइक्स 12,000 के करीब और रीट्वीट समवेयर अराउंड 3,500 4,000 रीट्वीट्स थे। आप मुझे बताइए ये कैसे पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल कि लाइक्स और रीट्वीट्स व्यूज से भी ज़्यादा नहीं है, डबल है? कैसे पॉसिबल है ये? मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके उनको भेजा। तो ये अब देखिए ना, नई गवर्नमेंट आई है, ये सारी चीज़ों का सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे चीज़ों स्ट्रक्चर जो इमरान खान ने बनाया हुआ है ना, ये पूरा का पूरा आर्टिफिशियल है, इसमें रियलिटी नहीं है। ये लोग निकले हैं तो अब शाम को पूरा पाकिस्तानी सड़कों पे निकला हुआ है कि निहारी खाने, चाट खाने, रमज़ान की छुट्टी है, तो निकल गए वो, क्या फ़र्क पड़ता है? और इमरान खान ने अपनी रैली कहाँ अनाउंस की है पहली, जो वो खुद लीड करेंगे? पेशावर में। क्यों? क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट अपनी है, PTI की, महमूद खान चीफ मिनिस्टर है। लाहौर में करते जाते कराची में करते, बट वो पेशावर से करेंगे। वहाँ पे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज यूज़ होंगे, गवर्नमेंट के लोग यूज़ होंगे, पैसा यूज़ होगा, और लोग भर भर के गाड़ियों में लाए जाएंगे और दिखाया जाएगा ड्रोन शॉट की, देखो कितने लोग आए हुए हैं। और फिर उसके बाद उससे एक माहौल बनाया जाएगा ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे। तो कराची के लोग भी जो रात में चाट खाने निकलेंगे वो भी जाएंगे फिर कराची में जब इनका जलसा होगा। सो दीज आर द थिंग्स। ये जैसे शरीफ परिवार है वो अभी भी है राजनीति में, बेशक नवाज शरीफ से नाराज़गी थी पाकिस्तान आर्मी की, बहुत कुछ किया, वही जो इमरान खान के साथ हुआ वो उनके साथ भी हुआ, लेकिन उनको एक बैकअप रखा कि शरीफ फैमिली है, एक बैकअप रहना चाहिए। पूरा कंप्लीट एनाइलेशन नहीं हुआ, लेकिन आप कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ वो हो सकता है। होगा, बिकॉज इमरान खान के बीच में और शरीफों के बीच में एक डिफरेंस है। शरीफ वे या पीपल्स पार्टी वाले वे, भुट्टो की पार्टी जो है, ये बहुत ही घाघ और बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियंस हैं। ठीक है, इनको ये पता है कि यार कहाँ तक जाना है, कहाँ नहीं जाना। ठीक है, इनको ये पता है कि यार आर्मी के साथ कहाँ पे उलझना नहीं है। ठीक है, और इमरान खान के साथ प्रॉब्लम ये है ना, इमरान खान को अर्तुगरुल गाजी बनने का शौक है। उसको रियासत मदीना बनानी है, उसको खुद को हजरत उमर बनाना है। ठीक है, उसने जनरल बाजवा को खालिद बिन वलीद इसलिए बताया ना, क्योंकि खुद उसे हजरत उमर बनना था। तो बात वही है कि इस वजह से आर्मी उस चीज़ को टॉलरेट नहीं करती। और वो जो कार्ड्स खेल रहा है, एक्चुअली वो कार्ड्स बहुत डेंजरस हैं। वो पाकिस्तान के लिए एज अ होल, एज अ कंट्री बहुत डेंजरस है। जैसे थोड़ा एग्जाम्पल, जैसे आप ये कह रहे हैं, आप एंटी अमेरिकनिज्म पे आप खेल रहे हैं। एंटी अमेरिकनिज्म पे जब आपकी इकोनॉमी चल ही IMF और वर्ल्ड बैंक के भरोसे चल रही है, आज IMF हाथ खींच ले, आज वर्ल्ड बैंक हाथ खींच ले, आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप बैंकरप्ट हो गए, एक न्यूक्लियर पावर जो कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, अगर वो बैंकरप्ट हो जाए, और फौज जो है वहाँ का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है पाकिस्तान का, और 7.5-8 लाख लोग उस फौज में नौकरी कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें कहाँ से आएंगी, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कहाँ से आएंगे? और ये जितने भी फौजी हैं, इनकी ज़्यादातर फैमिलीज बाहर रहती हैं, मतलब UK में, US में। अगर आप बैंकरप्ट हो जाते, अगर आपको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं वो FATF में, तो आप ना UK US से पैसा भेज सकते हैं ना मंगा सकते हैं। तो फिर कैसे चलेगा? फिर इनकी फैमिलीज कैसे सर्वाइव करेंगी जो वहाँ रह रही हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये शरीफ जो करते हैं, ये लड़ते हैं फौज से, उलझ जाते हैं अपने राइट्स के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर नहीं लड़ते। पाकिस्तान को डैमेज करके नहीं कोई काम करते। ये इकोनॉमी चलाते हैं अच्छी, ये फॉरेन पॉलिसी अच्छी चलाते हैं। कभी भी आपको ये नहीं सुनाई देगा कि भुट्टो की गवर्नमेंट में या नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में कभी कोई डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा हो गया हो, कभी कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो गया हो।
उनको पता है कि यार ये चीज़ें, उनके पास लोग हैं जो माहिर हैं इन चीज़ों के। अगर इमरान खान की कैपेसिटी होती तो आप मुझे बताइए 3.5 साल में 4 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होते? नहीं होता ना। सो ये रीज़न है कि वो इमरान खान को, बिकॉज पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वीक पोजीशन पे आज की डेट में। अगला बजट क्या आएगा? इन्फ्लेशन आज की डेट में वहाँ ऑलमोस्ट 14% है। 14% की इन्फ्लेशन बहुत होती है, हाहाकार मच जाता है देशों में। इंडिया में 4.5 से 5 होती है तो टांगे कांपने लगती है लोगों की, गवर्नमेंट की। वहाँ 14% है। आखिर लोग फिर फौज को गालियां देते हैं ना कि तुम ही लाए थे इनको। ग्रोथ रेट जो थी पाकिस्तान की, वो एक डॉक्टर पाशा करके हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वेस्ट में रहते हैं। कल रात में वो एक एक्सप्लेन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान की गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हमने 55 लाख लोगों को नई जॉब्स हमने क्रिएट की हैं और 55 लाख लोगों को नौकरी दी है। कहे कि यार इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी 1.5% हुई है और जॉब ग्रोथ आप बता रहे हो हमने 15% की है, ये कैसे पॉसिबल है? लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ सिर्फ 1.5% है तो जॉब की ग्रोथ 15% कैसे हो सकती है? सो ही सेड कि मतलब इतनी डेटा फजिंग की है, इतनी 2 नंबरियां और ये सारी चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को एज अ पूरी कंट्री को इफेक्ट करती हैं, और वो जब कंट्री को इफेक्ट करती हैं तो फिर फौज को भी इफेक्ट करती हैं। जब लोगों को फागे करने पड़ते हैं, आधा पेट सोना पड़ता है रात में, तो वो फौज को 4 गालियां निकाल के सोते हैं, बिकॉज फिर वो बोलते हैं यही लाए थे इनको। ठीक है, ये जितने सड़क पे निकल रही हैं कौन से लोग हैं? इनमें से कोई गरीब है? इनमें से इनको कहते हैं बर्गर बॉयज, ये बर्गर खाने वाले लोग हैं। 90% ऑफ पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ना, वो बर्गर नहीं खाती। वो गांव में रहती है, वो कबीलों में रहती है, वो पहाड़ों पे रहती है। तो ये 10% का तो वोट इमरान खान के पास पहले भी था, फिर मिल जाएगा। बट वो 90% का वोट, तो आर्मी जो है वो बहुत लॉजिकली सोच रही है कि यार तो एज एन इंस्टीट्यूशन भी प्रोटेक्ट करना है ना भाई, उसको तो देश उसको अपनी कंट्री की सिर्फ स्टेबिलिटी देखनी है, स्टेबिलिटी देखनी है उसको, सिर्फ उसकी अपनी मतलब सिर्फ जो बोलते हैं ना बॉर्डर की सिक्योरिटी नहीं देखनी, उसको अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी देखनी है। बिकॉज आज की दुनिया में हर एक चीज़ लिंक्ड है। बिल्कुल ठीक है, आपकी इकोनॉमी से आपकी साइबर सिक्योरिटी भी लिंक्ड है, आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी भी लिंक्ड है। आपके यहाँ टेररिज्म होगा तो इन्वेस्टर नहीं आएगा, इन्वेस्टर नहीं आएगा तो बिजनेस नहीं आएगा, बिजनेस नहीं आएगा तो जॉब नहीं क्रिएट होगी, जॉब नहीं क्रिएट होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेट होगी तो क्या होगा? केओस होगा, क्राइम बढ़ेगा। तो सारी चीजें आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। लेकिन इस बावले आदमी को कौन समझाए? तो पाक फौज इज एन इंस्टीट्यूशन जो ये चीजों को समझती है, जो भी कर रहे हैं इन्हीं चीजों की वजह से कर रहे हैं। यही रीजंस है। जो ये रशिया में युद्ध शुरू हुआ यूक्रेन का, उसी दिन इमरान खान वहां पे पहुंचे। अब आप मुझे बताइए ये कौन कर सकता है दुनिया में? मतलब इनसे, मतलब इमरान खान के अलावा कोई दुनिया में लीडर आप मुझे बता दीजिए जो ये काम कर सकता है। एक नाम बता दीजिए। तो उससे भी फौज को काफी आपत्ति रही होगी। फौज ने तो, आर्मी चीफ ने तो उसके बाद मेरे ख्याल से कितना 10 दिन बाद इस्लामाबाद डायलॉग्स हुए। इस्लामाबाद डायलॉग्स में उसने बोला है, आर्मी चीफ ने यूज किया टर्म कि रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। उन्होंने इन्वेजन का टर्म यूज किया कि रशिया ने जो इन्वेड किया वो गलत किया है। इस्लामाबाद डायलॉग्स में उन्होंने बोला। सो बेसिकली व्हाट ही डिड कि उन्होंने जो इसने डैमेज किया था उस डैमेज को कंट्रोल किया। एंड ही हैज बीन डूइंग दिस फॉर लाइक पास्ट 3.5 years। ये गया सऊदी अरेबिया से लड़ाया, ठीक है, यहां से गया सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से, मोहम्मद बिन सलमान का जहाज लिया, मोहम्मद बिन सलमान के जहाज में, और उसके ऊपर पूरा सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग करी कि एमबीएस ने, देखो इमरान खान कितना बड़ा लीडर है कि एमबीएस ने अपना जहाज दे दिया कि आप मेरे जहाज से जाइए। रॉयल एयरक्राफ्ट पहुंचा अमेरिका। पहुंचने के बाद क्या कर रहा है कि एंटी सऊदी अरेबिया टर्की और मलेशिया के साथ अलायंस बनाने के लिए वहां पे मीटिंग कर रहा है, ट्राइलेटरल। तो एमबीएस को मालूम चला कि यार ये हमने जहाज दिया इसको, हमने वहां भेजा और ये वहां जा करके जो है टर्की और मलेशिया के साथ हमारे अगेंस्ट मीटिंग कर रहा है। कह रहा है कि हम नया इस्लामिक ब्लॉक बनाएंगे, हम इस्लामोफोबिया से लड़ेंगे, इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए हम टीवी चैनल खोलेंगे। तो हमने जो ये गल्फ न्यूज और ये सब खोला हुआ है, फिर हमने किस लिए खोला है ये? तो एमबीएस ने अपना जहाज वापस बुला लिया। फिर इन्होंने फोन किया, फिर पाकिस्तान से एक जहाज गया और इनको पीआईए की फ्लाइट में लेके आया।
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिटर्न टू पाकिस्तान इन अ कॉमर्शियल फ्लाइट। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं जो, और फिर उसको भी डैमेज कंट्रोल फिर बाजवा ने जाके किया। बाजवा सऊदी अरेबिया गए, बोले कि नहीं मैं करूँगा इस चीज़ को हैंडल। फिर अगली मीटिंग मलेशिया में होनी थी, टर्की पहुंच गया, मलेशिया में महातिर मोहम्मद तैयार था, ये गया ही नहीं। बिकॉज बाजवा ने कहा कि हम न टर्की है ना हम मलेशिया हैं, वी कांट अफोर्ड कि हम सऊदी अरेबिया से झगड़ा मोल ले। तो एक डैमेज वो किया। फिर वहाँ से पैसे भी तो लाया था, पैसे नहीं, सऊदी अरेबिया से नहीं पैसे, लाइन ऑफ क्रेडिट। नहीं पैसे नहीं लाया था, चावल लाया था। अच्छा, चावल की बोरियां एज अ जकात लेके आए थे। और पैसे तो सऊदी अरेबिया ने अपने जो 3 बिलियन दिए थे वो वापस मांग लिए थे। वापस मांगे थे, अच्छा। हाँ, कुछ तो एंगल था पैसे हाँ, का। पैसे $3 बिलियन सऊदी अरेबिया ने इनको दिए थे इस शर्त में कि आप इसे खर्च नहीं करेंगे। अच्छा, आप इन्हें अपना रिजर्व मेंटेन करने के लिए आप उनको रख सकते हैं अपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, कि आपके रिजर्व हैं इतने, रिजर्व्स की स्टेबिलिटी के लिए, बट आप एक भी रुपए इसमें से खर्च नहीं करेंगे। तो जब इन्होंने होशियारी दिखाई ये, तो उन्होंने पैसे वापस मांग लिए थे। तो उसके बाद फिर बाजवा गया था और बाजवा ने मैनेज की थी चीज़ें। और उसका देखिए, उसका एक ब्लोबैक इफेक्ट भी आया। टर्की और मलेशिया फिर नाराज हो गए। उन्होंने कहा यार हम इसके चक्कर में हमने भी सऊदी अरेबिया से क्या कि हम तैयार हैं और यही नहीं आया, यही गायब हो गया। हाँ। तो वो भी एक फैक्टर था जो बहुत उनको भी नाराज किया। सो वो भी बाजवा ने फिर मैनेज किया। उसके बाद आप देखिए डिप्लोमेटिकली जब रशिया वाला था वो इन्होंने मैनेज किया। सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर जो थे उनसे मीटिंग हुई शाह महमूद कुरैशी की। अब वो पीर है, ठीक है, उनका नाम मखदूम शाह महमूद कुरैशी है। तो वो पीर हैं, वो बाल काटने का पैसा लेते हैं। आपने देखा होगा वीडियो। नहीं, मैंने। वो एक दरगाह के पीर हैं। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी। इसीलिए ख्वाजा आसिफ एक पहले डिफेंस मिनिस्टर भी थे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में, और वो फॉरेन मिनिस्टर भी थे। हाँ। तो उन्होंने बोला कि जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जब चल रही थी तो उन्होंने बोला कि ये कब्रों की कमाई खाने वाले ये हमें उपदेश देते। ठीक है, बेसिकली आप दरगाह पे बैठ करके आप लोगों से 10-10 रुपए लेकर के उनके बाल काटते हैं। थोड़ा सा बाल काट दिया, 10 रुपए लिए, और लोग आते हैं मत्था टेक के जाते हैं, हाथ चूम के जाते हैं। तो अब उस दरगाह के पीर हैं तो कहते हैं ये कब्रों की कमाई, तो ऑनेस्टली तो कब्र की कमाई खा रहे हैं ना। तो कहे कब्रों की कमाई खाने वाले। तो शाह महमूद कुरैशी की मीटिंग हुई सऊदी एम्बेसडर से, वो फॉरेन मिनिस्टर थे इमरान खान की गवर्नमेंट में। तो वो पाँव उसकी तरफ करके बैठे हुए हैं। मतलब एक बेसिक एटिकेट होता है ना। अब मैं ही आपके साथ में बैठा हूँ, अब मैं पाँव आपकी तरफ करके बैठ जाऊँ तो आपको बुरा नहीं लगेगा? वो तो सऊदी अरेबिया का एम्बेसडर है। हाँ। वो तो रिप्रेजेंट करता है पूरे वहाँ की पॉपुलेशन को, तो वो तो नहीं इसको लाइटली लेगा। वो वहाँ पे अगर जाएगा तो क्या, फिर वो फोटो वायरल हुई ट्विटर के ऊपर। हाँ। और फिर सऊदी अरेबिया ने फिर जितना ट्रोल किया, फिर बुला करके फिर जाके माफ़ी मांगनी पड़ी। फिर फौज ने बोला कि माफ़ी मांगो, तो शाह महमूद भाई मैं तो मखदूम शाह मतलब शाह महमूद कुरैशी हूँ, मैं कैसे माफ़ी मांग सकता हूँ? तो कहे कुछ नहीं, जाके माफ़ी मांगो। तो ये जा करके पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर एक मुल्क के एम्बेसडर से माफ़ी मांगता है कि आई एम सॉरी। सो पाकिस्तान आर्मी ने वो भी मैनेज किया, डैमेज कंट्रोल किया। तो इनकी फैलाई हुई गंदगियां ही तो साफ कर रहे हैं ना 3.5 साल लेकिन ये काफी लंबी मतलब लॉन्ग रोप दी है इसको, बहुत इसको देखें तो बहुत ज्यादा। और एक्चुअली अगर इसने अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया होता ना तो ये लाइफ टाइम प्राइम मिनिस्टर रह सकता था पाकिस्तान का। अगर इनको एर्तुगरुल गाजी बनने का शौक ना होता, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक होता, तो ये मतलब पाकिस्तान आर्मी वुड हैव मेड श्योर कि यार ये पावर में रहे, और बाकी दोनों का तो खत्म ही कर देते वो ऑपोजिशन। वैसे भी खत्म ही हो ही चुकी थी। हाँ, अभी इमरान खान ने रिवाइव किया है उनको। हाँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी को, बिकॉज अब लोग जो डीप स्टेट है, जब डीप स्टेट कंपेयर करती है दोनों को, जब डीप स्टेट स्टैटिस्टिक्स को देखती है कि इनकी क्या परफॉर्मेंस थी, इनकी क्या परफॉर्मेंस है, डिप्लोमेसी इनके टाइम में कैसी थी, इनके टाइम में कैसी है, तो जमीन आसमान का अंतर निकलता है। ठीक है, भुट्टो आपने देखा होगा, इन्होंने लास्ट में नाम लिया है भुट्टो का, कि इस तरह से अमेरिका के कहने पे भुट्टो को फांसी दे दी, उस तरह से अमेरिका के कहने पे मेरी भी जान को खतरा है, मुझे भी हटाया अमेरिका के कहने पे। तो आप मुझे ये बताइए, पहली बात देखिए, भुट्टो
कोई इंडिया में बहुत लोग गलत फहमी है कि भुट्टो बहुत लिबरल सेक्युलर और पता नहीं क्या क्या था। इंडिया में जितने भी है ना ये अपने खान मार्केट वाले और ये आंटियाँ जितना घूमती हैं फैब इंडिया के कुर्ते पहन के, इन लोगों को भुट्टो बहुत पसंद था कि भुट्टो वॉज वेरी लिबरल। तालिबान भुट्टो ने बनाया, ठीक है। कादियानियों को यानी कि अहमदियास को नॉन मुस्लिम भुट्टो ने डिक्लेयर किया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। उसके बाद भुट्टो की भुट्टो के ऊपर एक किताब लिखी गई है, बॉर्न टू बी हैंग्ड, ठीक है, वो किताब पढ़िएगा आप। उसमें भुट्टो जब स्कूल में पढ़ता था, एंड भुट्टो जो है कॉन्वेंट एजुकेटेड था बॉम्बे में और देहरादून में और बड़े बड़े स्कूलों में वो पढ़ा हुआ है। वो भुट्टो ने एज अ मेरे ख्याल से 11-12 साल की उम्र में उसने एक चिट्ठी लिखी थी जिन्ना को। उस चिट्ठी की स्कैंड कॉपी है उसमें, उस बुक में, हैंड रिटन बाय जुल्फिकार अली भुट्टो, कोटेड नहीं है, एज इट इज वो लेटर है उसमें। उसमें उसने लिखा है 12 साल 13 साल की उम्र में कि हिंदू कितने घटिया लोग हैं, हिंदू कितने जलील हैं, और इनके साथ कभी कोई दोस्ती हो नहीं सकती, इनके साथ हम रह नहीं सकते। एज अ चाइल्ड एजुकेटेड इन वन ऑफ द मोस्ट पॉश स्कूल्स, हाई क्लास स्कूल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, उसने ये चीजें लिखी हैं। तो भुट्टो को बोलते हैं कि भुट्टो को फांसी दी। आपको पता है भुट्टो का अंत क्या जब हुआ था? जब भुट्टो को मारा था, भुट्टो की माँ हिंदू थी। तो जियाउल हक ने जेल में जब भुट्टो को फांसी हो गई तो कोई मर गया तो उसके बाद उसको घुसल देते हैं, उसको नहलाते हैं, बॉडी को पानी से धोते हैं दफनाने से पहले। तो घुसल जब दे रहे थे तो भुट्टो ने पिंडी से कैमरामैन भेजे थे GHQ से कि जाके देखो कि वो सरकमसाइज था कि नहीं, और फोटो खींच के एविडेंस लेके आओ। ये रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है। ये जिया ने और जो लोग गए थे, जो लोग वहां प्रेजेंट थे, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है ये चीजें कि भुट्टो ने हमको भेजा और बोला कि फोटो खींच के लेके आओ। सो सिर्फ ये मेक श्योर करने के लिए अगर इसका सर्कमसिजन नहीं होगा तो इस भुट्टो की लेगेसी को किल कर देंगे। ये जिया ने भेजा, जिया ने भेजा था, हाँ। ठीक है। तो इतना इस्लामिस्ट को पैम्पर करने के बाद भी, मतलब जो सबसे रेडिकल सेक्शन था सोसाइटी का, उसको पैम्पर करने के लिए अहमदियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया। जो तालिबान थे उनको बनाया। ये अहमद शाह मसूद और सिराजुद्दीन हक्कानी, ये तो सारे स्टूडेंट थे ना पाकिस्तान में। तालिबान के जो बड़े बड़े उस समय के जो रेजिस्टेंस के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, वो सारे कौन थे? वो स्टूडेंट्स थे। कोई कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, कोई लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। भुट्टो ने उनको हायर कराया, फिर ISI को बोला इनको ट्रेन करो, और फिर ट्रेन करके इनको भेजा। अहमद शाह मसूद वॉज एन इंजीनियर, ठीक है, वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। तो भुट्टो ने सब कुछ किया रेडिकल्स के लिए, फौज के लिए सब कुछ किया, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? उसी फौज ने मारा। सोशलिस्ट भी बना वो, ठीक है। अच्छा, एक मजे की बात और बता दूं, इमरान खान बहुत एंटी करप्शन ड्राइव की बात करते हैं। भुट्टो ने ना एक सबसे बड़ा एंटी करप्शन ड्राइव पाकिस्तान में भुट्टो ने चलाया था, जुल्फिकार अली भुट्टो ने। तो उस वो जो ड्राइव थी एंटी करप्शन, उसमें करीब 103, जैसे हमारे यहाँ IAS ऑफिसर्स होते हैं ना, पाकिस्तान में जो CSS ऑफिसर होते हैं, अच्छा, तो CSS में से 103 ऑफिसर्स को उसने करप्शन के ऊपर सस्पेंड किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एंटी करप्शन ड्राइव था वो। उसमें से सिर्फ 2 ऑफिसर्स थे जो बहाल नहीं हुए, बाकी 101 को बाद में बहाल कर दिया गया, अपनी सर्विसेज में वापस लौट गए। उन 2 ऑफिसर जिनको बहाल नहीं किया गया बिकॉज उन्होंने इतनी ज्यादा करप्शन करी थी कि मतलब उनको बहाल करना पॉसिबल ही नहीं था। उनमें से एक इमरान खान के पिताजी थे। अच्छा जी। और आज की डेट में एंटी करप्शन की सबसे बड़ी, वरना आप सोचिए ना कि एक मामूली ब्यूरोक्रेट का बेटा ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, 5 स्टार लाइफस्टाइल जी रहा है, वो कैसे पॉसिबल था? है ना? और ये मतलब मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये मैं जो भी बातें कह रहा हूँ सारी डॉक्यूमेंटेड है। जिसको फैक्ट चेक करना हो जाके कर ले। एक भी गलत निकलेगी आके मुझे बता देंगे कि भाई आपने ये बात गलत की। ये तारीख है इनकी पार्टी की, ये तारीख है इमरान खान की, ये तारीख है पाकिस्तान की। तो हमारे जो दोस्त हैं वो कहते हैं, मैंने कहा ये वहाँ पे ये बहरान है, तो कहते हैं यार पाकिस्तान की तारीख कभी लिखी जाएगी
तो वो एक लाइन में लिखी जा सकती है। तो मैंने उनसे पूछा क्या, तो कहते हैं पाकिस्तान की तारीख है बहरान दर बहरान दर बहरान दर बहरान। मतलब जब से बना तब से बहरान ही चल रहा है। बहरान को इंग्लिश में बोलते हैं क्राइसिस। कि मतलब एक क्राइसिस के बाद दूसरा क्राइसिस, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, बोलते बस यही पाकिस्तान की तारीख है और कोई तारीख नहीं है। मतलब उनके पास अब इमरान खान को इतना सेलिब्रेट क्यों करते हैं उस कंट्री के पास? आप मुझे बताइए कि क्या है सेलिब्रेट करने के लिए? दो चीज़ें, एक एटम बम और एक 92 का वर्ल्ड कप। तीसरी कौन सी खुशखबरी उस मुल्क को मिली है 70-72 सालों में? अभी भारत को हराया 10 विकेट से T20 वर्ल्ड कप में, ये तीसरी खुशी थी शायद। मतलब ये कोई खुशी नहीं है, ये तो भूल जाएंगे वो। मतलब जो एक पूरी कौम को, एक पूरे देश को जो कहते हैं ना कि यार ये हमारी एज अ कंट्री है, हमारी अचीवमेंट है, ठीक है, वो क्या है? एक अचीवमेंट है वर्ल्ड कप, एक अचीवमेंट है न्यूक्लियर बम, तीसरी कोई अचीवमेंट नहीं है। एक उनका नोबेल प्राइज विनर था, वो तो खुद ही, वो चूंकि वो अहमदी था, डॉक्टर अब्दुल सलाम, उसको पाकिस्तान में दफन नहीं होने दिया इन्होंने। तो उसको तो ये क्लेम कर नहीं सकते। और जब लास्ट में जब गवर्नमेंट ने जबरदस्ती फोर्स किया कि यार एक ही तो नोबेल प्राइज विनर है, तो उसको जब बॉडी लेके आए, हर दूसरे 1.5 साल 2 साल बाद आपको सुनने को मिलेगा कि उसकी जो कब्र है उस पर जा करके किसी ने उसकी कब्र तोड़ दी है, कभी उस पर कुछ पेंट कर दिया है, कभी कुछ कर दिया। मतलब उसको मरने के बाद भी उसको चैन से नहीं रहने दे रहे, कब्र में भी उसको चैन नहीं दे रहे। इस पूरे पॉलिटिकल सिचुएशन में और इमरान खान के एग्जिट के बाद और एक नई सरकार आ रही है शरीफों की, आपको कितना लगता है कि जो रेडिकलिज्म का जो स्पेस है, जो ग्रोइंग रेडिकलिज्म है, वो बढ़ेगा या कम होगा, और आर्मी का उसमें क्या रोल है? देखिए, रेडिकलाइजेशन उस सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट है। 70 साल से आप वो प्रोसेस चला रहे थे, मतलब कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन तो है नहीं कि 70 साल से चल रहा था, आज आपने स्विच ऑफ कर दिया तो सारे कल से लिबरल हो जाएंगे। ठीक है, जो रेडिकलाइज हो चुका वो तो हो चुका, अब उसको आप डी रेडिकलाइज नहीं कर सकते। अब आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कर सकते हैं, यार हमको फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है, आने वाली जनरेशन है, हमें उसको किस तरह से लेके जाना है। तो जो रेडिकलाइजेशन है वो तो रहेगी, वो नहीं जाएगी पाकिस्तान से, कभी नहीं जाएगी। आने वाले कम से कम 70-80 साल तो नहीं जाएगी। दैट विल बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी, और पाकिस्तानी सोसाइटी विल हैव टू पे द प्राइस ऑफ व्हाट दे हैव डन टू देयर पीपल इन पास्ट 70 ईयर्स। पिछले 70 साल से जो उन्होंने किया है उसका खामियाजा तो भरना पड़ेगा ना। आज की डेट में अब आप सोचिए कि एक सपोर्टर थी वो पेशावर में, वो पेशावर नहीं, रावलपिंडी में, वो कहती है कि जलसे में मीडिया से बात कर रही है, 20 कैमरे हैं, वो कहती है कि मेरा बस चले तो मैं जाऊं और फजलुर रहमान जो JUIF के लीडर हैं, कहते हैं मेरा बस चले तो मैं अपने पे बम बांध के जाऊं और फजलुर रहमान के सामने फट जाऊं। मतलब ये आप सोचिए कि ये पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट पे ये रिएक्शन है लोगों का। सो इतना रेडिकलाइज कर चुके हैं कि मैच्योर औरत, उसकी अपनी फैमिली होगी, उसके अपने बच्चे होंगे, ठीक है, शी इज सेइंग, मतलब शी इज ओके विद द फैक्ट कि यार मैं अपने आप पे मैं सुसाइड बम्बर बन जाऊंगी, एंड पीपल आर चीयरिंग फॉर हर, लोग तालियां बजा रहे हैं उसकी तरफ, चारों तरफ। तो इतनी रेडिकलाइज सोसाइटी हो चुकी है वो, और इमरान खान ने उसको इतना ज़्यादा विशियस बना दिया, उसमें इतना जहर घोल दिया है कि अब वो रेडिकलाइजेशन पहले रिलीजियस था, अब वो पॉलिटिकल भी हो गया है। तो नाउ आई मीन रिलीजियस रेडिकलिज्म को भी बढ़ाने के लिए कुछ किया है? यार देखिए, आप बात पे अब आप रियासत मदीना की बात करेंगे, बात पे आप हजरत उमर की बात करेंगे, ठीक है, आपके पॉलिटिकल रैली भी होगी तो आप उसको भी रिलीजियस को रोटेशन देंगे, आपकी हर चीज रिलीजियस है। तो फिर तो अगर ये कॉर्नर हो रहा है तो और भी रिलीजियस होने की कोशिश करेगा ये, ऑब्वियसली करेगा। और आप देखिए जितने भी वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं PTI की तरफ से, इमरान खान की पार्टी की तरफ से, उन सब में बस एक ही चीज है कि जैसे इमाम हुसैन को घेर लिया गया था करबला में, सबने घेर के मारा इमाम हुसैन को, उस तरह से इमरान खान को जो है सारे घेर रहे हैं और सबने घेर के उसको जो है बाहर निकाला है। तो उसको अब इमाम हुसैन बना रहे हैं सपोर्टर्स, और जो उनकी सोशल मीडिया टीम है वो उसको एंडोर्स कर रही है। ये तो ब्लास्फेमी नहीं है पाकिस्तान में? नहीं, ब्लास्फेमी नहीं है। देखिए, ब्लास्फेमी तो जो एक्चुअल में जो जिनको मार देते हैं, ब्लास्फेमी तो उन्होंने भी नहीं की होती।
ये तो बहाना है। ये तो बहाना है। हम्म, और यही है ना कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस के ऊपर है। अगर आप हिंदू हैं तो आपको मार सकते हैं, आप क्रिश्चियन हैं आपको मार सकते हैं, हम्म, ठीक है। आप मुसलमान हैं तो आप इमरान खान को इमाम हुसैन बना दें, हजरत अबू बकर बना दें, हजरत उमर बना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। हम्म, तो ये जो दोगलापन है ना, ये दोगलापन उस सोसाइटी में 70 साल से चल रहा है। अब वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है, वो इंटीग्रल पार्ट बन चुका है सोसाइटी का। रेडिकलाइजेशन भी, कट्टरपंथ जो है, पहले मजहबी था, धार्मिक कट्टरपंथ था, अब राजनीतिक कट्टरपंथ भी आ गया है। अब उस राजनीतिक कट्टरपंथ में रिलीजियस कट्टरपंथ को यूज किया जा रहा है। हम्म, मतलब पॉलिटिकल जो रेडिकुलेशन है उसमें आप रिलीजियस रेडिकुलेशन को इन्फ्यूज कर रहे हैं। ये जो कॉम्बिनेशन बन के निकलेगा, हम्म। आई मीन दिस इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान। और ये आर्मी का रोल इसमें ना, कि मैं एक बुक पढ़ रहा था, डायरेक्टरेट एस, स्टीव कोल की। जी। तो उसमें जैसे मुशर्रफ कहते हैं अमेरिकन को कि जो मेरे जनरल्स हैं वो तो किसी मुल्ले से पढ़ के आए हैं गांव में, तो मतलब वो तो खुद तो इतना नहीं था रेडिकल इन द सेंस रिलीजियस, नहीं उसका पायस नहीं था। नहीं उसका बाप डिप्लोमेट था, टर्की में एम्बेसडर था पाकिस्तान का। वो मतलब मुशर्रफ की कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था, तो उस तरीके का उसका वो नहीं था। तो वो एक बहाना भी लगा रहा था कि ये इस तरह के हमारे रेडिकल्स हैं आर्मी में, तो मैं उनको सेक्युलराइज नहीं कर सकता हूँ, बट उसके अकॉर्डिंग में पोजीशंस वगैरह देने का वो एक बहाना था। तो क्या आर्मी का ये रोल कितना रहेगा इसमें काउंटर करने में भी, क्योंकि एक तो डबल एज स्वॉर्ड हो गई ना ये तो। बट वो स्वॉर्ड किसने बनाई है? खुद उन्होंने ही बनाई है ना। रेडिकलाइजेशन हुआ वो भी उन्होंने ही किया 70 साल में। उसके बाद इमरान खान जैसे लोगों को एंडोर्स भी इन्होंने ही किया। इमरान खान को पावर में भी यही लेके आए। ऑपोजिशन, भुट्टो फैमिली है या बाकी हैं, पर्सनल लाइफ में ये सारे लिबरल लोग हैं, चाहे भुट्टो हो चाहे शरीफ हो, बिकॉज ये एलीट का हिस्सा थे। एलीट किसी भी सोसाइटी में ना लिबरल ही होती है, चाहे इंडिया की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे कहीं की भी हो। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो एलीट जो है वो एक दूसरे के साथ दे गेट अलोंग वेरी वेल। इंडिया का एलीट पाकिस्तान के एलीट के साथ मिलेगा ना तो बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, एक जैसे होते हैं ना। इंडिया का एलीट अमेरिका के एलीट से मिलता है, 2 मिनट में घुल मिल जाता है। तो सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में जो शरीफ फैमिली है, वो नवाज शरीफ का बाप अरबपति था। नवाज शरीफ ने पैसे नहीं बनाए, ठीक है, उसने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया होगा, ठीक है, बट वो पॉलिटिक्स में आने से पहले भी वो बिलियनियर था, ठीक है। भुट्टो फैमिली आज नहीं, भुट्टो फैमिली मतलब इंडिया की आज़ादी से पहले के जमींदार हैं। लाड़काना और इधर के उसका जो नाना था, वो आपके गुजरात में जो क्या बोलते हैं, कौन सी ये स्टेट थी, जूनागढ़ यार। जो जूनागढ़ स्टेट थी, ठीक है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था भुट्टो का जो नाना था, ठीक है। और लड़काना में जो सिंध का जो एरिया, लड़काना जो गढ़ है पीपल्स पार्टी का, लड़काना में कितने हजार एकड़ जमीनें हैं उनकी, उसका कोई हिसाब भी नहीं है। जरदारी खुद जो है कि वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडलॉर्ड्स ऑफ पाकिस्तान है, आर्मी के बाद। आर्मी, हाँ, ऑब्वियसली। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं। तो ये एलीट आज के नहीं है, ये जनरेशन से एलीट है। इमरान खान का बाप, मैंने बताया, वो ब्यूरोक्रेट था। तो कभी ऐसे हुआ कि इंडिया जैसे कि बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल फैमिली से राइज करके प्रधानमंत्री बन गया हो कोई? पाकिस्तान तो में कभी हुआ ही नहीं। पाकिस्तान में हाँ, सब एलीट्स फैमिली से ही हैं। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं हुआ है। या तो जनरल्स बनते हैं वो इतने एलीट बन के, या फिर पॉलिटिशियन सारे एलीट फैमिली से। जैसे चौधरी शुजात जो है PMLQ के, वो भी प्राइम मिनिस्टर रहे, बट वो गुजरात, जो पंजाब का, पाकिस्तान का जो गुजरात एरिया है, पाकिस्तानी पंजाब में भी एक एरिया है, गुजरात है, हाँ। तो वो बेसिकली गुजरों का और इनका चौधरियों का एरिया है, राजपूतों का। तो वहाँ पे वो वहाँ का जमींदार है। सो ऐसा कोई मिडिल क्लास से निकल के, मिडिल क्लास से वहाँ पे सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी निकली है, सिर्फ एक, वो थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो महाजिरों ने बनाई थी, अल्ताफ हुसैन ने जो बनाई,
अच्छा, कराची में, जो इंडिया से मुस्लिम्स माइग्रेट करके, यूपी बिहार वाले जो मुस्लिम थे। और वही इकलौती पार्टी है जिसमें लीडरशिप भी मिडिल क्लास थी, और वहाँ उसके सारे MPAs MNAs, जैसे हमारे MP और MLAs होते हैं, वो सारे के सारे मिडिल क्लास लोग थे, उसमें से कोई एलिट नहीं था, आज भी नहीं है, सारे के सारे मुहाजिर। तो इकलौती पार्टी है पूरे पाकिस्तान में जहाँ जो कि बनाई भी मिडिल क्लास ने, और उसके वोटर भी मिडिल क्लास हैं, उसके लीडरशिप भी जितनी है वो सारी मिडिल क्लास है, बाकी कोई पार्टी नहीं। GDA, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, वो भी फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स की पार्टी है सिंध की। पीपल्स पार्टी भी वही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी वही है। PTI को आप कह सकते हैं मिडिल क्लास, बट उसकी जो बाकी की जो लीडरशिप है वो मखदूम, सारे एलिट, सारे के सारे यही लोग हैं उसमें। इमरान खान के बाद सारे के सारे, तो इमरान खान खुद एलिट का हिस्सा नहीं था, मतलब उसकी अपब्रिंगिंग एलिट्स में नहीं हुई है। उतने एलिट्स में नहीं हुई है, लेकिन हाँ, रिलेटिवली तो हाँ, मतलब वेल ऑफ फैमिली से। हाँ, वेल ऑफ फैमिली आप कह सकते हैं, बट चोरी का पैसा है ना वो, मतलब वो कोई खानदानी पैसा तो नहीं था। हाँ, खानदानी नहीं है, चोरी का पैसा ना, मतलब मेरा बाप बहुत करप्ट ब्यूरोक्रेट है और मैं कहूँगी मैं एलीट हूँ, ये तो नहीं हो सकता। जनरल बाजवा के बारे में आपका क्या असेसमेंट है? क्योंकि अभी जो कंपैरिजन हो रहा है मीर जाफर से, कि वो तो मीर जाफर है, काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए जनरल बाजवा एक देखिए प्रोफेशनल सोल्जर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कभी भी उसको जनरल बाजवा कोई फालतू बात करते हुए नहीं देखेंगे, कोई लूज स्टेटमेंट देते हुए आप कभी नहीं देखेंगे, और ही हैज़ ऑलवेज टॉक्ड अबाउट जियो इकोनॉमिक्स की वो बात करते हैं कि भाई जियो स्ट्रेटजी से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ चलो। यू नो ही हैज़ ऑलवेज एडवोकेटेड गुड रिलेशंस विद इंडिया इन पास्ट 2-3 years। ठीक है, पिछले 2-2.5 साल में उन्होंने यही बात करी है, एंड ही टॉक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो बहुत सीजन्ड ऑफिसर मुझे लगते हैं। और इमरान खान को जो हटाने का डिसीजन लिया है और जो न्यूट्रल होने का जो डिसीजन लिया है कि यार पॉलिटिक्स जिनका काम है उनको करने दो, हमें नहीं करनी पॉलिटिक्स। तो आई मीन ओनली अ स्टेट्समैन कैन टेक सच डिसीजंस। हाँ, अगर चाहते तो पहले की तरह मतलब टेक टेक ओवर कर लेते सकते ना, थे। कर लेते ना, क्या फर्क पड़ता है। और ये लोग कहते हैं ना, मतलब आर्टिकल जो 18th अमेंडमेंट हुई है उसके बाद ये है कि पाकिस्तान में अगर आप टेक ओवर कर लेते हैं तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट के पास अथॉरिटी नहीं है उसको अप्रूव करने की, अच्छा, कू को। और परवेज मुशर्रफ को जो फांसी की सज़ा हुई है गद्दारी में, आर्टिकल 6 लगा, ट्रीजन, वो भी उसी के तहत लगा, और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी। अभी वो स्टे लिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। तो बात वही है कि ले दे करके कि अब वो, लेकिन फांसी तो मुशर्रफ को भी नहीं लग रही ना, तो बाजवा को थोड़ी लग जानी है। वो आ जाएगा पावर में, 18th अमेंडमेंट डिसॉल्व करा देगा एक अपनी पार्लियामेंट बुला करके। तो दैट इज समथिंग जो कि पॉसिबल था, बट उसने नहीं किया वो काम। तो दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट कि यार, और सोचे इतना पेशेंस है उसके पास, वो सारी चीज़ें हो रही हैं, एंड इज ट्राइंग टू रिजॉल्व ऑल दैट। हाँ, मतलब ही इज ट्राइंग टू प्ले कूल। यू नीड टू बी, आपके पास इतनी पावर हो, एब्सोल्यूट पावर हो, उसके बाद भी अगर आप इतनी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं ना, तो उसके लिए भी बहुत सारी स्ट्रेंथ चाहिए इंसान को मेंटली। लेकिन ये जो इंडिया के साथ जो इम्प्रूव रिलेशन होने की बात कर रहे हैं बाजवा, तो वो क्या, उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि आर्मी तो जनरली अगर पॉलिटिशियंस ट्राई करते हैं तो भी नहीं मानते हो। इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब है ना। अब बिना इंडिया के कोऑपरेशन के आप उनके भी तो जो इश्यूज हैं बेसिकली इंडिया से ही है ना। उनके इंटरनल इश्यूज भी कहीं ना कहीं इंडिया से ही लिंक्ड हो जाते हैं आके, है कि नहीं? सो उनको पता है जब तक इंडिया के साथ कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं होती, और इमरान खान वाज अ वेरी बिग ब्लॉक इन दैट वे। इमरान खान हैज़ डन एवरीथिंग कि कैसे भी करके इंडिया के साथ, मोदी साहब को जिस तरह से फासिस्ट बोलना, स्मॉल पीपल इन बिग ऑफिसेस, ठीक है, पीपल विद स्मॉल हार्ट, और पता नहीं क्या क्या पर्सनलाइज कमेंट्स, ठीक है। तो वो जो पर्सनलाइज नेचर के कमेंट्स करना, तो उसने बहुत डैमेज किया, जो कि बाजवा को नहीं पसंद था, बिकॉज बाजवा हैज़ बीन रियली ट्राइंग कि मतलब कैसे भी करके इंडिया के साथ कुछ बातचीत हो जाए। और ये उसको, बाजवा को पता है यार कि कश्मीर नहीं सॉल्व होगा अभी, सबको पता है कश्मीर आज नहीं सॉल्व हो सकता।
कश्मीर को सॉल्व होना है तो उसमें जाएगा समय, 15 20 25 साल। जो 70 साल का इशू है थोड़ी तुम 6 महीने में सॉल्व कर लोगे। तो बाजवा को ये रियलिटी का पता है, बट इमरान खान जैसे लोग ने हर एक वो काम किया जो जिसने डैमेज किया उसको। लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी नई सरकार आ गई, आर्मी का बात तो माननी पड़ेगी बहुत मैसेज तो चला गया होगा अभी तक, तो क्या वो रिलेशंस जो हैं कुछ मूव्स होंगे जिससे रिलेशंस इंप्रूव होने की तरफ बढ़ेगा कुछ? आई थिंक वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं। अच्छा, बैकग्राउंड में। हाँ, आपने देखा होगा जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल मियाँ चुन्नू में लैंड करी पाकिस्तान में, उसके बाद पाकिस्तान ने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया। जो रिएक्शन दिया पाकिस्तान में वो उनका सस्ता तेरे नाम था, NSA मोहित यूसुफ उसने दिया, और सब ये सारे जितने सिविलियंस थे। आर्मी ने ऐसा कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं दिया। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, इंडिया से काफ़ी सारा मटेरियल जो है वो गया भी है उधर सेंट्रल एशिया वाया पाकिस्तान बाई रोड। अच्छा। काफ़ी सारे गुड्स जा रहे हैं, तो वो भी बाजवा के परमिशन के बिना नहीं हो सकता था। तो थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मलाइज्ड और बैकडोर चीज़ें चल रही हैं। तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट होने का चांसेस है, होगी। लेकिन गवर्नमेंट भी ये चाहेगी कि भाई कुछ भी। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट क्लियर है कुछ चीज़ों पे। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है यार कि देखो, टेररिज्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। अगर बाजवा टेररिज्म कंट्रोल कर सकता है तो देन इट्स ऑल गुड यार। और नदीम अंजुम को लगाया भी इसीलिए था कि फैज़ की एलिजियंस कॉम्प्रोमाइज थी। हो सकता है कि इमरान खान के साथ मिलकर के वो कुछ हैंकी पैंकी कर सकता था, ठीक है, बट नदीम अंजुम इज बाजवाज मैन। तो जो ये नवाज शरीफ के जब मोदी मिलने गए थे वहाँ पे देखिए लाहौर में, देखिए उसके उसके बाद यूरी का और वो सब हुआ था। देखिए उस समय ना नवाज शरीफ और उनकी जो रिलेशंस थे ना वो पहले से ही बहुत गड़बड़ थे। पहले जनरल कियानी से गड़बड़ थे, फिर जनरल राहील शरीफ से गड़बड़ थे, और मेन गड़बड़ तब हुई जब जनरल राहील शरीफ को उसने एक्सटेंशन देने से मना कर दिया। जनरल राहील शरीफ एक्सटेंशन मांग रहे थे और उन्होंने नहीं दिया, तो उसके बाद चीज़ें बहुत बिगड़ गई थी। तो वो नवाज शरीफ से वो नाराज तो थे कि मोदी को साथ उनका जो रिलेशनशिप था उसको लेकर के, बट उनकी नाराज़गी जो मेन थी, उनको जो पनिश किया गया वो इसलिए किया गया कि आपने राहील शरीफ को एक्सटेंशन नहीं दिया। तो वो एक तरीके से अटैक करवाना और फिर उसकी इमेज। हाँ, तो उन्होंने सैबोटाज किया हर एफर्ट नवाज शरीफ का। लेकिन बाजवा ने ऐसा कुछ भी, जहां तक लगता है कि जब उनके आने के बाद वो हरकतें नहीं हुई हैं क्रॉस बॉर्डर। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें। मतलब एक तो ये है कि वो इस इकोनॉमिक्स सिचुएशन में नहीं है कि वो आपसे लड़ सकें, ठीक है। वो अपनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के थ्रू जा रहे हैं अभी वो। मतलब अगले 3 महीने बाद का पैसा नहीं है, 6 महीने बाद का रिजर्व नहीं है, साल भर के बाद का बजट नहीं है। मतलब इस सिचुएशन में जो कंट्री है, तो वो तो हर तौर पे आपके साथ पीस ही चाहेगी। तो चाहेगी कि यार कैसे भी करके दोस्ती कर लो, ट्रेड कर लो, कुछ लेवरेज मिल जाएगा, गाड़ियाँ जाएंगी सेंट्रल एशिया, कुछ टोल मिल जाएगा, यू नो। तो वो इस समय अफोर्ड भी नहीं कर सकते वो। ये तो है। तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव अगर कोशिश तो रहेगी। और बाहर के जो देश हैं जो इनको एड दे रहे हैं, उनका भी ये रहेगा कि भाई ये कम से कम ऐसी हरकतें, इस मूव से ये तो संदेश जाएगा ही। अब देखिए जाते जाते भी इमरान खान ने कितना डैमेज किया है। उसने कहा कि अमेरिका ने साजिश करी है, ठीक है। उसके कुछ 12-13 एडवाइजर्स हैं, स्पेशल एडवाइजर्स, SAPM बोलते हैं, स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। उसमें से 12-13 में से 9 वो हैं जो पाकिस्तानी नेशनली नहीं है। शहबाज गिल जो उनका सबसे क्लोज कॉन्फिडेंट है, सबसे ज़्यादा उनके करीबी एडवाइज़र है, जो हर चीज़ शहबाज गिल के थ्रू होके जाती है, वो खुद अमेरिकन सिटीजन है, ठीक है। उनका जुल्फी बुखारी सेकंड मोस्ट क्लोजेस्ट पर्सन, वो ब्रिटिश नेशनल है, ठीक है। शहजाद अकबर पर्सोना नॉन ग्राटा फ्रॉम US, ठीक है। उनके बताता हूँ 13 में से तकरीबन 9 ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के नेशनल नहीं है, वो या तो अमेरिका के सिटीजन हैं या तो वो UK के सिटीजन हैं। और वो गवर्नमेंट में सर्व कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर थे, स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ अमेरिकन सिटीजन है।
वाओ, ठीक और है। उसी को गाली दे रहे हैं वो। बोल रहे हैं कि अमेरिका ने कॉन्स्पिरेसी की है रेजिम चेंज की। हिम्मत, और जुर्रत। और उस आवाम का माइंडसेट देखिए कि वो उसको बिलीव कर रहे हैं, उसको बाई कर रहे हैं। किस तरह के लोग रहते हैं उस मुआशरे में, उस सोसाइटी में, उस समाज में। हम्म। मतलब जिसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिकन सिटीजन था, वो कह रहा है कि रेजिम चेंज हमारे यहाँ वो अमेरिका कर रहा है। तो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप भी कितना डैमेज कर रही है। अभी इलेक्शन जो होंगे पीटीआई का, अगले साल तक नहीं होंगे। हाँ अगले साल मेरे ख्याल से 2018 से 2023 का टर्म था। और मेरे ख्याल से दो चीजें हैं, या तो इलेक्टोरल रिफॉर्म करा के ये 6-7 महीने में इनको सबको जेल में डाल के इलेक्शन करा लेंगे, बिकॉज करप्शन इन्होंने भी दबा के करी है। और ट्रीजन का भी तो बहुत बड़ा खतरा है कि उस वो भी लगाया जा सकता है देखिए, इमरान सबसे खान। बड़ा खतरा इमरान खान को है फॉरेन फंडिंग केस में। अच्छा इन्होंने पैसे लिए हैं इजरायली से और इंडियन से, अच्छा। जो कि पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से अगर आप इजरायली या इंडियन या किसी भी नॉन पाकिस्तानी से अगर आप पैसा लेते हैं तो आपकी पूरी की पूरी पार्टी जो है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। पूरी पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी, और जो पार्टी का लीडर होगा वो लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाएगा, इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उसको उर्दू में बोलते हैं ता हयात ना हैली, बैंड फॉर लाइफ, डिस्क्वालीफाइड फॉर लाइफ। तो वो होगा इमरान खान के साथ। अगर ये इसी रास्ते पे चलते रहे आर्मी के साथ टक्कर लेने के, तो आर्मी ने कुछ नहीं करना। आर्मी ने चीफ जस्टिस को एक फ़ोन करना है, और आर्मी चीफ को भी नहीं करना, जो इस्लामाबाद का सेक्टर कमांडर है ना, जो एक कर्नल होता है, एक कर्नल रैंक ऑफिसर आईएसआई का सेक्टर कमांडर होता है इस्लामाबाद में। वो जाएगा चीफ जस्टिस के ऑफिस में, बैठेगा और बोलेगा कि ये जो केस है इसकी हियरिंग शुरू करो और इनको डिस्क्वालीफाई करो। नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करा दिया था ना फॉर लाइफ, इसीलिए शहबाज शरीफ बना है ना प्राइम मिनिस्टर। इनको भी करा देंगे और पूरी पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी, पार्टी खत्म कर देंगे। वो एक इनका तो कोई भाई भी नहीं है बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। इट इज एज सिंपल। तो पाकिस्तान आर्मी के पास बहुत सारे तरीके हैं इनको डील करने के। चलिए वैभव सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी चीज़ों का पता चला। थैंक यू सर। सभी को आशा करता हूँ कि नई नई चीज़ें सुनने को मिली होंगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू।